जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हुमा मलिक और मेरा साथ देंगे यासिर रहमान। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और पहली खबर यह है कि जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये कोरोना वायरस जो है ये एक नया वायरस है और इसका पहली बार आउटब्रेक हुआ है। इसके हवाले से दुनिया भर में तहकीकात और तजुबात का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर कबल NCOC में मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बड़ी खबर से हम सबको आगाह किया है कि एक अमेरिकन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जो है, उसने एक दवा जो है वो तैयार कर ली है जो कि जिसके इस्तेमाल से बहुत सारे सेहत अफजा नताइज भी मौसूल हुए हैं। और अच्छी खबर यह है कि ये पाकिस्तान को भी इसका लाइसेंस दिया जाएगा जो कि नॉन एक्सक्लूसिव वॉलंटरी लाइसेंस होगा और ये दुनिया के सिर्फ 5 ममालिक को दिया गया है। आपकी याद दहानी के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि 7 मई को वज़ीर आज़म इमरान खान की जो है वो इस कंपनी की लीडरशिप से बात हुई थी, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये उनको यकीन दहानी कराई थी कि पाकिस्तान में इसकी क्वालिटी प्रोडक्शन हो सकती है, जिसके बाद ये लाइसेंस जो है वो जारी किया गया है। बिल्कुल जी, और बड़ी डेवलपमेंट है। और इस वक्त कोई भी अगर हमें होप मिलती है, यकीनन वो सब बड़ी डेवलपमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब WHO ये कह रही है कि कोविड जो है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए जा सकती है, इसके लिए कोई हम मखसूस दौरानिया ये वक्त नहीं दे सकते, तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान की जानिब से ये खबर आना यकीनन बहुत खुशखबरी की बात है और अच्छी खबर है। इससे न सिर्फ कोविड-19 में के ख़िलाफ़ जंग करने में पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन होगी, सफ़े अव्वल के ममालिक में पाकिस्तान शामिल हो जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को जो अलाउ किया गया है हुमा कि पाकिस्तान इसको बरामद कर सकेगा, एक्सपोर्ट कर सकेगा, तो पाकिस्तान की जो मईशत है जो ज़बू हाली का शिकार है कोविड-19 की वजह से, और हमारे बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। अब देखना ही है कि इस पर अमल दरामद कितनी जल्दी होता है और इसके नताइज क्या निकलते हैं। इसमें मज़ीद बात करने के लिए वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया इस एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में। फरमाइएगा, हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है, बड़ी अच्छी खबर है, तो आप क्या देखती हैं कि कितना पोटेंशियल है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो कितनी जल्दी इसको तैयार कर पाएंगी? और जिस दवाई की बात की जा रही है इसे अमरीका में गैलियट नामी कंपनी ने इसको एक्सपीरियंस किया है और इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप तक इसके हवाले से क्या फीडबैक पहुंची है कि कितना ये मौसर हो सकता है अगर हम इसे तैयार करें और उसके बाद इस्तेमाल करें? जी, असल में गिलियड साइंसेज जो है ये कंपनी है जिसमें ये ड्रग जो है रेमडेसिविर, ये एंटीवायरल ड्रग है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जब इन्होंने इस्तेमाल किए हैं जिन मरीजों को कोविड-19 है। इस वक्त उन्होंने ये किया है कि जी दे हैव गिवन अ लाइसेंस टू इन 5 कंट्रीज, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। और ये भी हो सकता है कि ना सिर्फ आप बना सकते हैं बल्कि वहां से हम ड्रग इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब इंपोर्ट करना ड्रग जो था वो हमारे लिए इट वुड हैव बीन वेरी एक्सपेंसिव। हम लोगों का ये ख्याल है कि ये यहाँ जब बनेगा तो इसकी इट विल बी अ चीपर फॉर्म ऑफ द ड्रग, सस्ता होगा और लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि वी आर इन दिस पोजीशन। और काफी हद तक आपको पता है हमारी ड्रग्स जो हैं रॉ मटेरियल बाहर से आता जरूर है, कुछ हम खुद भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये कि काफी हद तक ड्रग्स जो हैं वो अब पाकिस्तान में खुद प्रोड्यूस कर रही हैं हमारी जो लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। तो इंशाल्लाह वंस यू मैनेज टू गेट दी फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, तो फिर तो ड्रग प्रोडक्शन और फिर आप अगर वो आपको परमिशन दे देते हैं और लाइसेंस दे देते हैं उसको यहाँ डेवलप करना इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं होगा। फायदा उसका ये जरूर होगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों को ये ड्रग कंपैरेटिवली सस्ते दामों में देगी। जी ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का ये कहना है कि इस फार्मास्यूटिकल मेडिसिन से जो है वो बरामदात में इजाफे में भी मदद मिलेगी, इसको कैसे देखती हैं आप? बस ये कि देखिए कि इस वक्त जो कोरोना वायरस है वो तो सारी दुनिया में फैला हुआ है जी। और जो मुल्क जो हैं वो जब ये प्रोड्यूस करेंगे मेडिसिन तो नेचुरली इनको फिर आप एक्सपोर्ट की परमिशन भी देंगे कि भाई एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और कोरोना अभी कुछ जाने वाला तो है नहीं, जो हालात उसके चल रहे हैं, तो ये दवाई जो है ये सारे मुल्कों को जरूरत होगी। जो मुल्क इस दवाई को प्रोड्यूस कर रहे होंगे नेचुरली उनकी बरामदात में ये आप जो एक्सपोर्ट जो है दैट वुड बिकम क्वाइट फीजिबल फॉर दीज कंट्रीज। और हम फार्मास्यूटिकल कंपनी पहले हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडस्ट्री जो है
वो पहले भी बहुत हद तक काफी दवाइयां एक्सपोर्ट करती है, खास तौर पे द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अभी डॉक्टर जफर मिर्ज़ा बात कर रहे थे कि तिब्बी अमले की वीडियो लिंक के ज़रिए अब ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। कितना इम्पॉर्टेंट है इस वक्त ख़ास तौर पे जो लोग फ्रंट लाइन सोल्जर्स का किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग होना, कैपेसिटी बिल्डिंग होना, और इस हवाले से ख़ास तौर पे पंजाब में क्या काम किया जा रहा है और अभी तक कितनी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स या प्रोग्राम्स आप कर सके हैं? मेरा ख्याल है जी, हमने तो ये काम जनवरी के महीने से शुरू कर दिया था जी। जब अभी कोविड पाकिस्तान में नहीं आया था। अब तक 22,000 लोगों को ट्रेनिंग जो है वो दी जा चुकी है, जिसके अंदर न सिर्फ मेडिकल पर्सनल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको हमने ट्रेनिंग दी है, क्योंकि हर चीज के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। खास तौर पे जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं और जो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे होते हैं, डॉनिंग डॉफिंग का जो तरीका होता है, हाउ टू मैनेज पेशेंट्स, हाउ टू हैंडल पेशेंट्स, बल्कि हमने बाकायदा इसके ऊपर पब्लिकेशंस भी हमारी हो चुकी हैं ऑन द प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट वर्क जो है, जो कि अब हम सारे अपनी प्रोविंसेस के साथ, बाकी प्रोविंसेस के साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो हमने तो उसके ऊपर बाकायदा लिटरेचर भी बना दिया है जो ट्रेनिंग प्रोसीजर्स हैं, एंड दिस प्रोसीजर हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट, ये मैंने आप बताया जनवरी के महीने से शुरू कर दिया, और एक मुसलसल प्रोसेस जो है वो हर रोज ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ट्रेनिंग टीम्स हैं हमारे पास जो लोगों को ट्रेन करती हैं और बताती हैं। टेक्निकल ग्रुप्स हैं हमारे, जो एक्सपर्ट्स के ग्रुप हैं, जो हर दूसरे दिन असेस करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो फायदेमंद है इस वक्त हमारी कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि इस वक्त तो ये वायरल इन्फेक्शन का सच कोई पक्का पूरा ट्रीटमेंट तो है कोई नहीं। सो यू डूइंग लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन आल्सो। जैसे हम लोगों ने इनिशियली क्लोरोक्विन जो थी वो शुरू की थी सीवियरली इल पेशेंट्स में, लेकिन हमारे एक्सपर्ट के ग्रुप ने एडवाइस ये किया कि आप सीवियरली इल में मत इस्तेमाल करें, सो वी आर नॉट यूजिंग दैट एनीमोर। फिर जो नई चीजें आती हैं उनकी ऊपर बाकायदा डिस्कशन होती है, डिस्कशन होने के बाद इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द जो प्रोटोकॉल जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि पूरे पंजाब के अंदर एक ही किस्म की जो है वो प्रोटोकॉल जो है ट्रीटमेंट के बारे में इस्तेमाल हो। सो वी आर डूइंग ऑल दिस ट्रेनिंग, और ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये तो जनवरी के महीने से हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो चुके थे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके यकीनन वक्त बहुत कीमती है, लेकिन थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा ताकि हमारे नाज़रीन को भी थोड़ा सा अपडेट्स मिल सकें, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल सके आपसे। ये अभी जो पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन के अंदर नरमी की गई है, इसमें केसेस में कितना सर्ज आया है और उसमें लॉकडाउन में नरमी की कितनी वजूहात शामिल हैं? यानी कहने का मतलब ये कि जो बड़े बड़े बाजार हैं उससे केसेस किस हद तक सामने आए हैं, थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। आपका एनालिसिस क्या कहता है, जो डेटा आप तक पहुंचा है वो किन किन एरिया से ज्यादा पहुंचा है? जी देखिए, हम लोग जो सैम्पलिंग कर रहे हैं, उन सैम्पलिंग्स के अंदर नेचुरली तादाद इस वक्त, क्योंकि टेस्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, तादाद डेफिनेटली केसेस की ज्यादा हो गई है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है हम लोगों को, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब का और चीफ मिनिस्टर साहब का जो इरादा था कि भाई हम जरा ईज करें लॉकडाउन और लोग SOPs फॉलो करके हम अपनी एहतियात करते हुए रोजमर्रा का जो हमारा कारोबार का काम है वो शुरू हो जाए, तो लोगों ने बिल्कुल किसी तरीके से भी अपनी पर्सनल हिफाजत की है, ना किसी और के लिए कोई बचाव रखा है। इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इसका रिजल्ट तो अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर पता चलेगा कि केसेस की तादाद किस तरह एकदम से बढ़ेगी, क्योंकि नेचुरली अगर आज कोई इन्फेक्ट हुआ तो उसका इट टेक्स अबाउट 2 to 14 days फॉर द इफेक्ट टू बी सीन। वो तो हमें, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से हम लॉकडाउन की वो कहते हैं वो सारे SOPs को लोगों ने खत्म कर दिया, वो बड़ी फिक्रमंद बात है और नुकसानदेह हो सकती है। इसीलिए हम बार बार लोगों को कहते हैं कि खुदारा आप लोगों को हुकूमत एक हद तक की हिफाजती काम कर सकती है, आप अपनी हिफाजत तो लोगों को खुद करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लोग अपनी हिफाजत के लिए जो हिफाजती इक़दाम है उनको खुद इख्तियार करें, वरना हुकूमत के लिए तो मुश्किल तरीन काम होगा कि भाई हर बंदे के मुंह पे जाके मास्क बांधे और फिर इंश्योर करेंगे जी सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन हम बतौर कौम इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे। ये जब तक आपके अपने घर तक नहीं पहुंचता तो लोग इस चीज को सीरियस लेते नहीं है। ठीक है। बहुत जरूरी है। पहले
हम आपसे सवाल करें एक और जो आजकल जो बात, इसको थोड़ा सा लाइटर नोट पे हम ले सकते हैं कि वो लोग कहते हैं कि जी सोशल मीडिया के ऊपर कि जी 4 दिन जो है वो तो उन्होंने ओपन कर दिया और 3 दिन बंद कर दिया, तो इसके पीछे क्या रैशनल बनता है कि मतलब 3 दिन अगर बंद कर दिया या लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे कर दिया है तो उसके फैलाव में क्या कमी आएगी या उसके दौरान कोई इक़दाम किए जा सकेंगे, आप लोग उसे मॉनिटर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इसका रैशनल क्या समझ आता है? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि ये 3 दिन बंद करने से डेफिनेटली फैलाव में तो डेफिनेटली कमी आएगी, उसके बारे में तो कोई शक शुबा है ही नहीं। अगर दुनिया में कामयाब हुआ है कोई भी एक्सपेरिमेंट तो वो डेफिनेटली लॉकडाउन से कमी जरूर आएगी। इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ये 3 दिन भी हुकूमत के लिए असेस करना कि सिचुएशन की कौन सी सिचुएशन जो है दैट नीड्स टू बी फर्दर कंट्रोल्ड, हमें क्या इकदाम उठाने पड़ेंगे ताकि हम हालात को बेहतर करें। बिकॉज नेचुरली ताहयात तो आप लॉकडाउन नहीं कर सकते ना, बिकॉज दिस वायरस इज देयर टू स्टे नाउ। तो हमें इसके तरीके जो हैं उनको मजीद, सो वी आर एक्चुअली ऑन द लर्निंग कर्व ऑल्सो। ये मत भूलिएगा कि हम भी तो साथ साथ सीख रहे हैं। ये वबा कोई पहले दुनिया में आई नहीं है, तो वक्त लगता है हाउ टू डील विद इट एंड हाउ टू मैनेज इट। अभी तक तो हमारा फर्टिलिटी रेट जो है वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अगर मैं कहूँ कि जी अमेरिका या बरतानिया वगैरह से अगर हम अपना कंपैरिजन करें तो हमारा फर्टिलिटी रेट कंपैरेटिवली 2.2 है। लेकिन अगर तादाद बढ़ती चली गई तो फिर तो नेचुरली वी माइट हैव टू फेस क्वाइट बहुत मसले मसाइल हमारे लिए अस्पतालों के अंदर खड़े हो सकते हैं। आपके पास महदूद वसाइल हैं, उन महदूद वसाइल के अंदर आप कितना संभाल सकते हैं। इसलिए लोगों के लिए ये बातें, मेरा ख्याल है जो पीटीवी को तो एक काम जरूर करना चाहिए कि एक मुसलसल शऊर पैदा करने का प्रोग्राम आपको रन करना चाहिए। सबसे ज्यादा जो ये ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन के लिए कि ये हम सुबह 10 बजे शुरू करते हैं और रात 12 बजे तक ये ट्रांसमिशन का सिलसिला मुसलसल रहता है, बुलेटिन मुसलसल यही होते हैं। तो ये थोड़ी आप को बताने के लिए कि पीटीवी जिस दिन से पाकिस्तान में केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, पीटीवी ने मुसलसल ये ट्रांसमिशन शुरू किया। डॉक्टर साहब ब्रीफली एक और चीज़ बताइएगा, एक्सपो सेंटर के हवाले से यकीनन काफ़ी इक़दाम भी किए गए, हुकूमत की जानिब से दावे भी काफ़ी आए कि बड़े इक़दाम किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग फुटेजेस सामने आ रही है जिसमें गार्बेज वहाँ पर पड़ा है, पानी का मसला है, बाकी और बड़े मसाइल हैं। आप तक भी यकीनन इन्फॉर्मेशन पहुँची होगी, तो उसके तदारुक के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं या लोग जो कोई रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें फिक्स किया जा रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि हम वहां पे मौजूद हैं, एक्सपो सेंटर में, क्वारंटीन सेंटर के अंदर मौजूद हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट? लेकिन नोबडी वुड बी हैप्पी इन अ क्वारंटीन सेंटर। आप ये बताइए कि क्वारंटीन सेंटर है या जो हमारा ये हॉस्पिटल बनाया हमने फॉर माइल्ड एंड मॉडरेटली इल पीपल, उसमें मसला ये है कि कोई अंदर इसलिए खुश नहीं रहेगा कि नंबर 1 वो कहते हैं हमें कुछ सिम्टम्स नहीं है, हमें आपने क्यों अंदर रखा हुआ है। इम्पोर्टेंट है कि इसलिए अंदर रखा हुआ है ताकि आप इस मस को फैलाए ना। अगर एक घर के अंदर एक कमरे का घर है और उसके अंदर 6 बंदे रहते हैं, तो अगर ये बंदा वापस घर जाएगा तो ये तो फैला देगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब आ गया जहां तक गार्बेज का और इसका, एक तो सबसे बड़ी बात है कि गार्बेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है। गार्बेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल देयर। क्योंकि ये मैंने खुद पर्सनली सुपरवाइज करके हमने देख के, और मेरा ख्याल है जितनी मेहनत करके हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है, 9 दिन के अंदर ये तैयार किया गया। हर बेड के साथ एक अदद बाल्टी मौजूद है। आप गार्बेज बाल्टी के अंदर फेंकते हैं ना, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो यही काम करते हैं कि आपके पास कोई एक जगह होती है जहां आप अपना गार्बेज फेंकते हैं, जमीन पे तो नहीं फेंकते आप। तो गार्बेज इज नाउ कलेक्टेड और हमने येलो रूम जो है वो हॉल के बाहर बना दिए ताकि गार्बेज कलेक्ट होके बजाय हॉल के अंदर किसी कोने में वो इकट्ठा हो उसको बाहर कर दिया। अब आगे रह गया गुसल खानों का मसला। आप मुझे ये बताइए, हर हॉल के साथ 15 गुसल खाने, गुसल खानों को इस्तेमाल करने का तरीका लोगों को अब तक तो आ जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये चीज है कि गुसल खाना अगर कोई भी बंदा इस्तेमाल करे तो उसको इस ख्याल से इस्तेमाल करना चाहिए कि जो अगला बंदा आएगा उसको एक साफ जगह मिले। अब इम्पोर्टेंट ये है कि फ्लश चलाना तो आपका काम है, किसी और ने तो बाहर से आके चलाना नहीं है आपके लिए। उसके बावजूद मुसलसल हम हर वक्त, ये जब से ये शिकायत का सिलसिला जारी हुआ है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे बढ़ा दिए हैं, वहाँ मुसलसल अब कैमरास लगा दिए हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली विजिलेंस कर दिया होता है कि जगह साफ रहे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो शिकायत करते हैं उन्होंने कभी ये सोचा कि ये गंद कौन मचा रहा है। सिर्फ 2 मिनट में बंदा सोचता है ना कि कौन मचा रहा है भाई ये गंद,
क्योंकि बाहर से तो कोई नहीं आके फेंक रहे ना, हम खुद बतौर इंसान हम खुद नहीं सोचते कि जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, कम से कम वो जगह तो मैं साफ रखूँ। क्योंकि हर बंदा अगर इंश्योर करे कि मैं अपना कागज जो है वो बाल्टी के अंदर फेंकूं तो कागज नहीं होगा। और अगर मैं गुसलखाना इस्तेमाल करने जाऊं तो आखिर पूरी दुनिया में महज़ब मुल्कों के अंदर पब्लिक बाथरूम्स होते हैं, लोग जाके गुसलखाना इस्तेमाल करते हैं, दूसरी बंदा दूसरा जाके इस्तेमाल करता है। कितने दफा वहां आपने मेजर देखे हैं या आपने देखे हैं कि खाकरोब खड़े हुए हैं जो हर वक्त सफाइयां कर रही हूँ? हाउ मेनी टाइम्स डू यू सी दैट? अगर आप खुद गंदगी फैलाएं और फिर नाराजगी का भी इजहार करें तो इम्पोर्टेंट है कि इनको चेक करना चाहिए एक दूसरे को, जो लोग जाके खुद करके मतलब इफ दे आर नॉट क्लीनिंग अप व्हाटएवर दे हैव लेफ्ट बिहाइंड वो। और ये कहना कि जी वहाँ खाना 3 वक्त का मिल रहा है, इट्स एन एयर कंडीशन, सारे हॉल्स एयर कंडीशन है। इस वक्त गर्मी आपको पता है आ गई है, इट्स अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। और हमने किसी को अब जबरदस्ती तो रखा हुआ नहीं है वहाँ। आपको पता है कि होम आइसोलेशन पॉलिसी आ गई है। अब होम आइसोलेशन के अंदर सबको फॉर्म बांट दिए गए थे। आप हैरान होंगे कि लोग अपने घर वालों को नहीं लेके जाना चाहते। यू विल बी एस्टोनिश्ड। क्या हम लोगों ने कहा कि भाई ये घर जाना चाहते हैं, आपके घर में जगह भी हो, कहते नहीं कि आप उनको उधर ही रखें, हमें ये खतरा है कि ये मर्ज फैलेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को तो आपको पता है उसको तनकीद करना, बतौर तनकीद तो बहुत ही रौला पड़ सकता है हर वक्त। जहां रहा उसके ऊपर एक और जो तनकीद आई थी कि जी उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, हमारे एक सीनियर सहाफी साहब ने फरमाया कि जी करोड़ा बना दिया इसको ये हो। तो मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की हुई कि आपको पता है इमरान खान साहब की हुकूमत है, आपका क्या ख्याल है कि पैसे का हिसाब किताब नहीं होगा? हम तो एक एक आने एक एक पैसे का हिसाब लेने को तैयार होती। और ये मैं बता दूं कि अभी तक उस पे जो ये एक्सपो सेंटर बना उसमें टोटल हमने 7 करोड़ का चेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। कल उन्होंने हमें एक पूरा प्रॉपर जो अभी तक इस्तेमाल हुए पैसों के, जी हमने अभी तक 2 करोड़ इस्तेमाल किए। ठीक है, जो बेड्स बने हैं और इन सब पे इवेंचुअली हमें 7 करोड़ तक देने पड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उनको पैसे दें हम इसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवा रहे हैं। और वो नेस्पाक जो है वो थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवा रहा है कि जो स्टैंडर्ड्स मांगे थे क्या उस स्टैंडर्ड के मुताबिक सारी चीजें हैं, बनी है। अगर मुकम्मल है तो फिर उनको बिल मुकम्मल दिया जाएगा। अब आ गया रनिंग एक्सपेंस के, जी वो करोड़ों में रनिंग एक्सपेंस जा रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ये चीज है, अब तक पिछले 1.5 माह के अंदर पहले तो जो स्टाफ था वो जो रेगुलर स्टाफ था मेयो अस्पताल का, क्योंकि ये मेयो अस्पताल की सुपरविजन में दिया गया था, रेगुलर स्टाफ मेयो हॉस्पिटल का जो था उसी में से स्टाफ जो था यहाँ उनको मुकर्रर किया गया था। इसका मतलब है तनख्वाह तो पहले ही मिल रही थी वहाँ। अब पहली तारीख से यानी अब जून के महीने में उनको तनख्वाह मिलेगी। जो नया अमला रखा है उसमें को तकरीबन 500 बंदे नए रखे हैं, उनकी नेचुरली दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंस। खाना वहाँ अल्लाह वाले दे रहे हैं विच इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ फिलैंथ्रोपिस्ट। हमने यहाँ तक भी हिसाब दिया कि हमें 60 लाख रुपए डोनेशन के जो मिले हैं और वो किस तरह इस्तेमाल हो वो भी बताने को तैयार है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। बात चूंकि हॉस्पिटल्स की हो रही है तो काइंडली ये बताएगा कि शौकत खानम अस्पताल को भी जो है वो करंतना बना दिया गया है। अब आपको जैसे कि मालूम है कि कैंसर पेशेंट्स जो है वो ज्यादा वल्नरेबल भी हैं और उनको डॉक्टर असिस्टेंस भी ज्यादा चाहिए होती है। उनके डिफरेंट प्रोसीजर्स भी होते हैं, जैसे बिलिरुबिन के एक्सक्रीशन के लिए उनको बैग्स लगते हैं या MRI होता है या स्टंटिंग होती है। उनके जो ट्रीटमेंट में डिले आ रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं जी, मेरा ख्याल है ये गलत फहमी है कि वहाँ को क्वारंटीन या किसी किस्म की बनी हुई है। उन्होंने अपने कुछ बेड्स जो थे ये जो इंटेंसिव केयर के अच्छा। वो उन्होंने हमें ऑफर किए थे कि अगर कोई आपके पेशेंट जो है उनको वेंटिलेटर्स की जरूरत हो तो हमने इतने वेंटिलेटर्स उनके लिए अलग मुकर्रर किए हैं। बाकी वो उन्होंने सारा हॉस्पिटल उनका अपने कैंसर पेशेंट्स के लिए है और वो अपने कैंसर पेशेंट्स का उसी तरीके से इलाज कर रही है। और मेरी इतला के मुताबिक तो उनकी जो इंटेंसिव केयर है उसके अंदर को तकरीबन इस वक्त, पहले उन्होंने कहा था कि वो हमें तकरीबन 32 वेंटिलेटर्स जो हैं वो मुकर्रर करेंगे, लेकिन अभी जो रिसेंटली मेरी उनसे बात हुई है उन्होंने 10 मखसूस किए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे अपने मरीज
जो फॉर एग्जांपल हुआ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उनको जो वेंटिलेटर्स की अगर उनमें किसी को कोविड हो तो हमें उनका भी, हमारा फर्ज है कि उनका भी हम ख्याल रखें। तो उन्होंने लेकिन अपने आउट स्टेशन से ऐसे कैंसर पेशेंट्स का आना भी तो मुश्किल है ना इस कोविड-19 की सूरत हाल में। देयर इज अ पेशेंट इन माय फैमिली और मेरा बड़ा फ्रिक्वेंटली चक्कर भी लगता रहा है शौकत खानम में। अब चूंकि उनके प्रोसीजर का टाइम आया था तो डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया कि आप नहीं आए यहाँ पर। ये तो मेरा ख्याल है आपको फिर शौकत खानम की एडमिनिस्ट्रेशन से सारी डिटेल लेनी पड़ेगी। मेरी इत्तला के मुताबिक मेरी भी इसी तरह एक बहुत करीबी दोस्त है, उनके हस्बैंड जो थे उनका फॉलो अप का प्रोसीजर था, तो उन्होंने उनके साथ, एंड ही वाज इन अबू धाबी, उन्होंने उनके साथ फॉलो अप प्रोसीजर जो है स्काइप के ऊपर बाकायदा उन्होंने कहा कि आप वहाँ फलां टेस्ट वहाँ से करवा लीजिए और हमारा जो वो क्या कहते हैं कंसल्टेंट है वो आपके साथ स्काइप के ऊपर सारी बात करके आपका सारा तो वो देख के, तो मेरे ख्याल है ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। आई डोंट थिंक सो कि क्वारंटाइन सेंटर बना दी। जी पीपीएस की बात भी हुई है, फरमाइएगा कि इस वक्त पंजाब के अस्पतालों में और अमले में जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं या पीपीज हैं वो अबंडेंट तादाद में अवेलेबल हैं, किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं है? जो पहले बात हो रही थी मास्क के हवाले से या सूट्स के हवाले से, अब वो उस तरह का मामला तो नहीं है? दूसरा जो यंग डॉक्टर्स का इशू था, क्या वो भी रिजॉल्व हो गया है? वो भी कंसेंसस के साथ मसला ख़त्म हो गया है? थोड़ा सा आगाह कर दीजिएगा। जी मेरा ख्याल है जहाँ तक यंग डॉक्टर्स का मसला है, ना खत्म हुआ होता तो खबर लग रही होती, वो खत्म हो चुका है। उसमें मेजॉरिटी को जो मसले मसाइल थे वो सारे खत्म कर दिए। बहुत ज्यादा तो यही था कि जी लोगों को बहाल किया जाए। आपको पता पिछली हड़ताल के अंदर कुछ तो मसले जो हैं दे बीन सॉर्टेड आउट बाय द सेक्रेटरी हेल्थ। बाकी जहां तक ताल्लुक है ये पीपी का, देखिए इस वक्त हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारा फ्रंट लाइन स्टाफ, नर्सेज बहुत मेहनत कर रही हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमने इंश्योर किया ऑल दोज हॉस्पिटल्स जिनमें कोविड का काम हो रहा है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको तो 100% वी आर इंश्योरिंग उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हमारे पास इस वक्त अपने सारे हॉस्पिटल्स में 2 से 3 हफ्ते का स्टॉक पड़ा हुआ है और मुसलसल पाइपलाइन के अंदर ऑर्डर्स जारी हो गए। इंपॉर्टेंट चीज है कि अब तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। पहले हमें मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ा था कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वाज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है तो हमारे लिए गेटिंग दिस इक्विपमेंट हैज कंपैरेटिवली बिकम क्वाइट इजी ना। और हर हॉस्पिटल के जैसे मेरे पास स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में तकरीबन 47 अस्पताल है, हर अस्पताल को अलहदा बजट दिया गया है कोरोना के लिए। जो बड़े अस्पताल हैं उनको 10-10 करोड़ रुपए दिया गया अलहदा कि आप अपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये सारा कुछ जो है ये अलहदा खरीदिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको पता है कि इस वक्त चाइना की गवर्नमेंट ने पंजाब की हुकूमत को एक बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उनकी 5 प्रोविंसेस में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह भेजा है, विच शुड बी। तो इंशाल्लाह हमारे पास कोई इस वक्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का कोई मसला नहीं है। क्या पोजीशन है डॉक्टर साहब? खुदा ना खास्ता प्रेशर बिल्ट होता है तो क्या आपकी कैलकुलेशन वेंटिलेटर्स के हिसाब से है कि मैनेज हो सकेगा इतनी बड़ी तादाद में, या इतनी तादाद में अवेलेबल हैं कि अगर प्रेशर बनता है और हॉस्पिटल्स के ऊपर आता है? और वेंटिलेटर्स की तो प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में भी शुरू होने वाली थी, वो कहाँ तक पहुंची? लेकिन जहाँ तक वेंटिलेटर्स कितने हैं पंजाब हुकूमत के पास इस वक्त को तकरीबन हमारे 2200 वेंटिलेटर्स बिटवीन दी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का कोई तकरीबन 1250-1300 वेंटिलेटर्स जो हैं वो सिर्फ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर है। और इसी तरीके से हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर भी हैं, बल्कि 1270 करेक्टेड नंबर। उसके अंदर से इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमने मखसूस भी कर रखे हैं, अब 450 to 500 वेंटिलेटर्स जो हमने मखसूस किए हैं सिर्फ अपने इन मरीजों के लिए। खुदा न खास्ता नेचुरली अगर तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त कोई तकरीबन हमारे 32-33 पेशेंट्स जो हैं वो वेंट पे रहते हैं। इससे ज्यादा मरीजों की तादाद नहीं अभी तक बढ़ी, अल्लाह करे ना बढ़े और अल्लाह करे कि हमारे मरीज जो हैं जल्द से जल्द सेहत याब होकर घर जाना शुरू कर दें। आपको बताया ना कि इस वक्त अगर 100 मरीज हैं तो 100 मरीज के अंदर 95% जो हैं उनमें या 90% जो है उनमें या तो सिम्टम्स नहीं होते या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। 10% के अंदर सिम्टम्स आते हैं और उन 10% में से भी एक छोटी सी तादाद है जो थोड़ी सीरियस होती है। उसमें भी अब वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में काफी तब्दीलियां आ गई हैं। दे फील कि शायद इंटरवेंशन से
बहुत बेहतर है कि पॉजिटिव प्रेशर ऑक्सीजन वैसे दी जाए बगैर इंटीबेट किए हुए। तो वो उस पर काम इस वक्त हो रहा है। तो होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसी तरह अगर ये वबा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही तो हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, और जो वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास वो दे विल बी एबल टू लुक आफ्टर देम। लेकिन इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी तो फिर तो शायद जिस तरह बाकी मुल्कों में हुआ है हमारी भी पहुंच से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान के जहाँ तक वेंटिलेटर्स का ताल्लुक है उसके बारे में मेरे पास इस वक्त तो कोई मुकम्मल इतला नहीं है। मेरे पास कोई इतला होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगी और शेयर कर लूंगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आज मुआवने खुसूसी से डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने कहा कि ये पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के सामान के जो है वो इस्तेमाल के हवाले से, बताइएगा कि इसके पीछे क्या सोच कार फरमा थी? क्या पहले ये ऑब्जर्व करने में आया कि जो डॉक्टर्स हैं वो इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे? ये मुझे उनकी कमेंट के आज कैसे कर रहे हैं हमें, तो मैंने आपको बताया प्रोग्राम की शुरू के अंदर कि हमने तो ट्रेनिंग जो है आज से जनवरी के महीने में शुरू कर दी थी। ठीक है। लोगों की जब अभी पाकिस्तान के अंदर आया नहीं था कोरोना, हमने तब से लोगों की ट्रेनिंग ऑन डॉफिंग डॉनिंग एंड एवरीथिंग। रैशनल यूज का जहां तक ताल्लुक है उसकी बाकायदा हमारा जो एक्सपर्ट्स का ग्रुप है उन्होंने सियाग उसका नाम है, उन्होंने बाकायदा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है जो प्रोटोकॉल हर हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फॉर एग्जांपल N95 मास्क कैन बी यूज फॉर 7 days, वो और हर 7 दिनों के बाद उनको दोबारा नया मास्क दिया जाएगा। ये बाकायदा सारे प्रोटोकॉल्स भी बने हुए हैं और ट्रेनिंग मैंने आपको बताया कि तकरीबन 22,000 से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग भी हो चुकी है। वी हैव ऑलरेडी ट्रेन पीपल, पर्टिकुलरली जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी मुसलसल किसी को बगैर ट्रेनिंग के तो कभी भी किसी कोविड हॉस्पिटल के अंदर काम करने की। really appreciate डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया है और बहुत डिटेल के साथ आपने बताया कि पंजाब में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का PTV न्यूज़ पे आपने स्पेशल ट्रांसमिशन में वक्त दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत पंजाब उनसे बात कर रही थी और डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया कि इस वक्त पंजाब में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे PPEs के हवाले से और उसके साथ फिर अमले की तैयारी के हवाले से, कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से। पंजाब पहले से आगाह है, पंजाब की जो हुकूमत है और उसकी जो इंतज़ामिया है वो इस हवाले से काम कर रही है और जो कुछ वीडियोस जो हैं वो एक्सपो सेंटर के हवाले से, क्वारंटीन जो सेंटर बनाया गया उसके हवाले से सामने आई हैं, उस पर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि उसकी क्या क्या वजूहात हैं। इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो वैक्सीन की तैयारी है उसमें जो पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर सकता है हुमा वो पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करे, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ तक हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं कि पाकिस्तान इससे पैसा भी बना सकेगा और बाकी चीज़ें हैं, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान खुद भी सिग्नेटरी है उस एक मुहिम का जो वज़ीर आज़म ने भी उस पर साइन किया है, जिसमें तकरीबन 150 से ज़ायद ममालिक या सरबराहान मुमलिकत ने इसके ऊपर साइन किया। एक पटिशन इस वक्त जारी है और ये इसका मकसद यही है कि ये अर्जा से अर्जा नरखों में अवेलेबल हो, लोगों तक मौजूद हो ताकि लोग इसे इस्तेमाल कर सकें। और इस वक्त मकसद कोई भी इदारा हो, चाहे 5 कंपनियां हो, पाकिस्तान की इसमें शमूलियत हो, इसकी तैयारी हो, हरगिज कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ प्रॉफिटियरिंग करनी है, पैसा बनाना है, बल्कि इंसानी जान को बचाना है। और पाकिस्तान का ये ज्यादा बड़ा क्रेडिट होगा कि पाकिस्तान इंसानी जानों के बचाने के हवाले से कंट्रीब्यूट कर सके। बिल्कुल। और ये इसका जो लाइसेंस है वो सिर्फ दुनिया के 5 ममालिक को दिया गया है, जिनमें से पाकिस्तान भी एक है। ये बड़ी खुशाइंद बात है और पाकिस्तान जो है इसको आगे फर्दर जो है वो 127 ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर सकेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को इस वबा का सामना है, तो यकीनन हर मुल्क को इस एंटी वायरल ड्रग की जो है वो जरूरत पड़ेगी। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर कौन है? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वायरोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, हम जब बात कर रहे हैं कुछ वैक्सीन की बात हो रही है अमेरिका में कि जी इस पे काम हो रहा है, कुछ अच्छे रिजल्ट्स इसके सामने आए हैं, तो आप तक क्या इंफॉर्मेशन है और क्या इतलात हैं और क्या WHO का ये कहना कि ये अभी इंडेफिनिट पीरियड के लिए है, इसने नहीं जाना अभी, और एक कंपनी का ये दावा करना है कि जी वैक्सीन की तैयारी है और इसके अच्छे नतीजे सामने आ चुके हैं, तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर आप करें तो क्या इसमें से अच्छी चीज क्या निकलती है हमारे लिए, नाज़रीन के लिए? देखो जी, 2 चीजें हैं। कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए या तो हमारे पास कोई अच्छा एंटी वायरल होना चाहिए, और उसमें ओनली एक ही एंटी वायरल सामने आया है जिसकी अभी
आप बात भी कर रहे थे, वो है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर जो है ना, एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिसको न्यूक्लियोटाइड एनालॉग कहते हैं, और ये इस अनफॉर्चुनेट कि हम एक ऐसे सिनेरियो में आ गए हैं कि रेमडेसिविर के क्लिनिकल ट्रायल हुए और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यूएस गवर्नमेंट का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इसको अलाउ कर दिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट। और उसका बेनिफिट ये था कि अगर 12 मरीजों की डेथ हो रही है तो ये इसको कम करके 8 पे ले आती है, 4 जानों को बचा देती है। और इसी तरीके से अगर एक मरीज ने 15 दिन बीमार रहना है तो उसके दिन 11 तक लेके आती है। दिस इज ए ग्रेट न्यूज एटलीस्ट, यानी कुछ लोग बच रहे हैं, बट वी नीड ए बेटर एंटीवायरल, स्टिल रिसर्च इज नीडेड। अब बात कर लें वैक्सीन की। वैक्सीन इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। वैक्सीन ही इस बीमारी को कंट्रोल कर सकेगी। और उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल में दुनिया को भी आ रहा है कि बहुत सारी कंपनीज ने वैक्सीन बनाना शुरू कर दी हैं, और उनमें से कुछ वैक्सीन फेज 1 फेज 2 में भी इंटर हो चुकी है। पहले भी मैंने आपको अर्ज किया था कि 6 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चैलेंज क्लिनिकल ट्रायल अलाउ कर दिए हैं, जिसमें वॉलंटियर पे वैक्सीन देकर उन पे राइट अवे उनको वायरस से इन्फेक्शन की जाएगी, और उसका जो डेटा होगा बेस्ड ऑन दैट, उसमें जो अच्छी वैक्सीन आएगी उसको आगे लेके आएंगे। बट दैट्स ए ग्रेट न्यूज कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सिलेक्ट किया गया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फॉर द सिंथेसिस ऑफ रेमडेसिविर। सो वी शुड अप्रिशिएट आवर गवर्नमेंट एफर्ट। डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट इन्वॉल्व होती हैं। ये जो बात की जा रही है कि जो भी वैक्सीन होती है वो मुख्तलिफ मराइल से गुजर कर आती है, और पिछले दिनों दुनिया की 5 बड़ी कंपनीज ने ये भी कहा था कि आप अगर वैक्सीन की हतमी मराइल और उसकी कमर्शियल यूज की बात करें तो कोई आपको 2021 के एंड तक कोई सोच रखनी चाहिए। तो ये आउट ऑफ द ब्लू एक वैक्सीन की फौरन बात का सामने आ जाना, तो क्या अभी क्लिनिकल ट्रायल्स इसके हो चुके हैं या अभी होने हैं? ये सिर्फ ट्रायल्स की बेस पे हम ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन करामत साबित हुई है और इसका कोई फायदा हुआ है। थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ी क्लैरिटी ताकि लोगों में आ सके और वो क्या कहते हैं कि वो होप से ज्यादा इसके ऊपर ना जा सकें। ये आप मेरे से आपका क्वेश्चन रेलेवेंट टू कि ये जो अभी आज जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत मिली है उसकी बात फरमा रहे हैं, या आप उसी की बात हो रही है कि कुछ दिन पहले कंपनीज कह रही थी कि आपको ये 2021 के एंड तक वैक्सीन मिलेगी फाइनली कमर्शियल यूज के लिए, लेकिन अभी फौरन से इस वैक्सीन के हवाले से बात का सामने आना, तो क्या ये अपनी ट्रायल्स के मरहले से गुजर चुकी है और क्या कमर्शियल यूज के करीब पहुंच चुकी है कि फौरन हम इस पर बात कर रहे हैं, या सिर्फ ट्रायल्स हो रहे हैं और ट्रायल्स के अच्छे नतीजे सामने आए हैं? देखिए, ये ट्रायल्स के अच्छे नतायज हैं। असल में ये होता है कि जब हम वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस दूसरी दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब एक आम दवाई बनाई जा रही होती है तो उसमें फेज 1 और फेज 2 में उसको देखा जाता है कि ये लोगों को बीमार तो नहीं करती, कितना इसको इसकी मिकदार चाहिए होती है। लेकिन वैक्सीन में जैसे ही हम क्लिनिकल ट्रायल्स में इंटर होते हैं तो फेज 1 में ही जो है ना लोगों को वैक्सीन दी जाती है, और फेज 2 में भी वैक्सीन दी जाती है, फेज 3 में भी वैक्सीन दी जा रही होती है। तो इसलिए अगर कोई वैक्सीन फेज 1 में अच्छे रिजल्ट शो करती है तो दैट मीन्स कि वो लोग जो इससे वैक्सीनेट हो रहे हैं उनको फायदा पहुंच रहा है। इसका डॉक्टर साहब कौन सा फेज है अभी जिससे हम वैक्सीन की बात करें स्पेसिफिकली, जिसमें पाकिस्तान को भी लाइसेंस दिया गया है और पाकिस्तान भी बाद में इसका शराकतदार बन जाएगा, ये भी किस फेज में है? नहीं, इसको मिक्सअप ना करें प्लीज, जो है ना, ये वैक्सीन नहीं है। ठीक है, ये रेमडेसिविर इज एन एंटीवायरल। दो चीजें होती हैं वायरस की कंट्रोल करने के लिए है, एक होते हैं एंटीवायरल और दूसरी होती है वैक्सीन। वैक्सीन होती हैं प्रिवेंटिव, जो कि आपको बचा लेती हैं बीमारी से। एंटीवायरल वो होते हैं कि जो आदमी बीमार हो जाए, और ये जिसकी आज बात हो रही है रेमडेसिविर इज एंटीवायरल, जो बीमारों के लिए है। जी, जो लोग बीमार हो चुके हैं उनके लिए इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। और मेरे ख्याल में जिसे कहते हैं कि गुड इमंग द बैड जो है ना, यानी इसे हम कहें कि एक्सीलेंट या बहुत अच्छा, तो उस लेवल पर एज ए वायरोलॉजिस्ट मैं इसको कैरेक्टराइज
नहीं करूंगा। अच्छा। इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसका डेटा मैं आपसे एक मिनट में मैं आपको बता देता हूं। डेटा ये है कि इसमें तकरीबन 1000 मरीजों को जो है ना एनरोल किया गया, उसमें से आधे लोगों को रेमडेसिविर दी गई जो कि इसी कोविड-19 बीमारी से सफर कर रहे थे। आधों को रेमडेसिविर दी गई, आधों को कुछ नहीं दिया गया, आधों को रेमडेसिविर दी गई। तो उसका जो रिजल्ट ये निकला कि वो ग्रुप जिसमें थे लेट्स से कि जिनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा था, उनमें से 100 में से 12 लोगों की अमवात हो गई। जिनको अच्छा। रेमडेसिविर दी जा रही थी उनमें से ओनली 8 लोगों की अमवात हुई, 100 में से 4 लोगों की जानें बच गई। ठीक है ना जी। बेस्ड ऑन दिस डेटा इसको एफडीए ने इसकी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एक होती है पावर, और उसको एफडीए अलाउ कर सकती है। अब ये एफडीए अप्रूव्ड जो है ना एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन बन चुकी है। ठीक है, बिल्कुल। यानी ये वैक्सीन नहीं है, ये एंटीवायरल ड्रग है जो अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है उसके बाद उसको दी जाती है, और वैक्सीन तो वो होती है जो इन्फेक्ट होने से पहले उसका जो है वो इंजेक्ट कर दी जाए ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये वायरस अब तक आप कितना समझ पाए, क्या ये म्यूटेट भी करता है या अभी तक ये सिर्फ एक ही फॉर्म में चल रहा है? लेकिन जी मैं वायरोलॉजिस्ट हूँ और मेरी सारी रिसर्च आरएनए वायरसेस पर है। और मेरी आरएनए वायरस, हाँ जी, ये आरएनए वायरस है। ये जो हमारा जो है ना बेसिकली जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, ये डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है या आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब जितनी भी जिंदा चीजें हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। लेकिन ये वायरसेस इतने स्मार्ट हैं कि इनका डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, इनकी मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं। और ये जो कोविड-19 की बीमारी फैलाने वाला सार्स कोरोना वायरस 2 है, ये प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। ठीक है जी। अब इसमें हमें जो है ना प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका साइज बहुत बड़ा है और समझ ये नहीं आ रही कि इसने अपने आप को स्टेबल कैसे किया हुआ है। दिस इज रियली, इस चीज को वायरोलॉजिस्ट समझने की कोशिश कर रही हैं, इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको स्टडी किया जा रहा है। डेफिनेटली इसमें म्यूटेशंस हो रही हैं, एंड दोज म्यूटेशंस ही एक ऐसी चीज है, वायरस भी जैसे हम वायरस को मारने की कोशिश कर रहे हैं वैसे वायरस भी अपने आप को आगे चलाने की कोशिश कर रहा है। तो वायरस अपनी सर्वाइवल के लिए अपने विरासती मादे में तब्दीलियां कर लेता है, जिसको हम म्यूटेशंस कहते हैं जी। तो इसमें अब वो म्यूटेशन अगर हो गई, मिसाल के तौर पर हमने वैक्सीन बनाई और वायरस में म्यूटेशन हो गई तो हमारी वो वैक्सीन फेल हो गई, फेल हो जाएगी। हाँ जी, ये चैलेंजेस हमारे लिए। अच्छा डॉक्टर साहब फरमाइएगा, अभी ये बात हो रही है कि जैसे WHO ने भी ये बात कही कि इसने अभी चलना है, ये अभी नियर फ्यूचर में ख़त्म होने वाला मामला नहीं है। अब हमने एक लाइफस्टाइल में इसके मुताबिक अपनी लाइफस्टाइल को ढालना है। बीइंग अ वायरोलॉजिस्ट, आप क्या समझते हैं कि हम किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को उसके मुताबिक ढाल के अपनी ज़िंदगी को किसी तौर पे नॉर्मलाइज कर सकते हैं ताकि हमारा निज़ाम, जो मईशत का निज़ाम वो भी चलता रहे, ज़िंदगी का निज़ाम वो भी चलता रहे, कुछ समाजी रवाबित हैं या जो ताल्लुकात हैं वो भी हम मैनेज कर सकें। तो किस तरह हम बैलेंस एक बना सकते हैं इस प्रपोजिशन में जो कुछ अभी चल रहा है? देखिए जी, बात यह है कि अगर आप कहें नॉर्मल लाइफ की, तो हमारी जो लास्ट ईयर दिसंबर में लाइफ थी और अब की लाइफ इज टोटली डिफरेंट। अब हमने इस वायरस के साथ अपनी जिंदगियों को नॉर्मल करना है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आई थिंक दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब कि हम कंप्लीटली लोगों को घरों में भी नहीं रख सकते, वी हैव टू कम आउट। हमने अपने जो ओवरऑल जो साइकिल ऑफ लाइफ है उसको चलाना है। तो उसके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि हम जो है ना ट्रेनिंग करें अपनी पूरी नेशन की, और इसमें मीडिया का बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हम एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, मेरी यूनिवर्सिटी नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी ने 2 कोर्स डिजाइन किए हैं, बायोसेफ्टी स्किल्स एट वर्क प्लेस, कि हमने कैसे जिंदा रहना है। शादी में जाना है किसी की तो कैसे हमने उसमें आराम से इससे बचना है, क्योंकि जिंदगी तो चलेगी। फैक्ट्री में जाना है तो फैक्ट्री वाले का क्या किरदार होना चाहिए और जो मजदूर है उसका क्या किरदार होना चाहिए। तो एक्सटेंसिवली हम उस पर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब वेरी ब्रीफली, अभी हमने न्यूज ब्रेक की जानिब जाना है। हर्ड इम्यूनिटी गुड और बैड, इसके जो रिजल्ट्स आए हैं, क्या किसी माशरे को, किसी मुल्क को हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए?
ये मेरे ख्याल में ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना जी। ठीक। अगर आप हार्ड इम्यूनिटी एक्वायर करते हैं बहुत ज्यादा जाने जाए करके, आई डोंट थिंक नोबडी वांट टू सी देयर लव्ड वन डाई, ठीक है ना जी। ठीक। तो इसके लिए मेरे ख्याल में जो हमारी ये स्ट्रेटजी चल रही है कि हम देखें इफ द वायरस स्प्रेड मोर देन कंट्रोल इट, मेरे ख्याल में हार्ड इम्यूनिटी वाला जो है ना फॉर ए डेडली वायरस, अगर हम इसको एज ए पॉलिसी बनाएं, दैट्स नॉट गुड वन। ओके, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मुख्तार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल के साथ बताया कि ये वायरस क्या है, इसकी हेयत क्या है, इसकी साख्त क्या है और किस तरह से ये हमारी जिंदगी को मुतासिर कर सकता है। और खास तौर पे ये जो क्लैरिटी उन्होंने दी है, ये इट्स वेरी गुड मीडिया के लिए भी, कि ये एंटी वायरल पे काम हो रहा है, ये वैक्सीन पे काम नहीं हो रहा, और एंटी वायरल के भी नताइज अभी आना बाकी हैं, क्योंकि अभी इब्तदाई नताइज हैं जिसको शेयर किया गया है। जब इसे मैस प्रोडक्शन पे लेके जाया जाएगा तो उसके बाद फिर इसके जो नताइज आएंगे, उसके बाद ये कहा जा सकता है हतमी तौर पे कि कितनी इफेक्टिव है। जी बिल्कुल, इसी पर बात हम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। फिलहाल के लिए ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, यहाँ लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।